हाय गाइस, माय नेम इज़ ऋषभ जैन और जो चैप्टर आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। यानी कि अगर आसान शब्दों में समझने की कोशिश करें तो एक बहुत ही खूबसूरत दिमाग, इतना जीनियस कोई आदमी जिसने एक ही अपनी लाइफ में बहुत सारी डिस्कवरी की हो, इतनी सारी इन्वेंशंस की हो कि इवन आज तक भी हम उनको यूज़ कर रहे हैं। और हम इवन जो उन्होंने रिसर्चेस की, जो उन्होंने इन्वेंशंस की, उसको आज तक समझने की, पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि वो इंसान वो काफ़ी सारी चीज़ें बहुत पहले लिख के जा चुका है, बहुत पहले इन्वेंट करके जा चुका है। ऐसे एक इंसान के बारे में एक स्टोरी है जिसका नाम है एल्बर्ट आइंस्टाइन। एल्बर्ट आइंस्टाइन यानी कि जो फिजिक्स के एकदम मास्टरमाइंड थे। उन्होंने फिजिक्स के फील्ड में कितनी सारी इन्वेंशंस की, कितनी सारी डिस्कवरीज की। और ये हमें इस चैप्टर में पता लगेगा कि स्टार्टिंग में जब वो छोटे थे तो उन्होंने क्या क्या डिफिकल्टीज फेस की, क्या उनके टीचर उनके बारे में कहते थे, क्या उनके पेरेंट्स उनके बारे में समझते थे, लेकिन बड़े होके वो कैसे निकले, उन्होंने क्या क्या चेंजेस किए और क्या क्या डिस्कवर किया, और कैसे वो आइंस्टाइन जो वर्ड है वो सिनोनिम बन गया जीनियस के लिए। ये हमें पता लगेगा इस चैप्टर में, जो कि है ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, जो एल्बर्ट आइंस्टाइन के ऊपर बेस्ड है। अब जीनियस जो एक वर्ड आता है, उसमें रियली जीनियस का मतलब क्या है? एक ऐसा इंसान जो बहुत ही टैलेंटेड हो, बहुत ही माइंडेड हो। इन टैलेंटेड का मतलब ये नहीं कि वो अच्छे मार्क्स ही स्कोर करता रहे, एक अच्छी जॉब, एक अच्छी लाइफ, नहीं। वो बहुत सारी ऐसी ऐसी साइंटिफिक इन्वेंशंस करे जो कि बहुत मुश्किल था करना, बट वो अपने लाइफ टाइम में लिमिटेड रिसोर्सेज होने के बावजूद उनको पूरा करे, बहुत पढ़े एंड अपने फील्ड में इतना आगे जाए, इतने एक्सटेंड तक आगे जाए कि उसमें वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचे और वो लोग उसको प्रेस करें, यानी कि लोग उस फील्ड के जो है उसके बारे में पढ़ें जो उन्होंने इन्वेंशंस की है। वो एक जीनियस होता है एंड ऐसी जीनियस थे एल्बर्ट आइंस्टाइन। एल्बर्ट आइंस्टाइन एक यंग जर्मन सिविल सर्वेंट थे और इन्होंने समर ऑफ 1905 में 1905 में इन्होंने 4 ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स लिखे थे। बहुत ही गजब पेपर्स इन्होंने 4 लिखे थे। पहला था लाइट के ऊपर, दूसरा मोशन ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर, तीसरा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज के ऊपर और चौथा एनर्जी के ऊपर। यानी कि 4 बहुत ही अमेजिंग पेपर्स इन्होंने लिखे थे जिसने पूरे साइंस के वर्ल्ड को, फिजिक्स के वर्ल्ड को हिला दिया था। एंड फिर एक अलग ही लेवल पे, एक अलग एक्सटेंट पे वो फिजिक्स को ले गए थे। उसके बाद उसको स्टडी किया जाने लगा एंड देन आज के टाइम में, आज की फिजिक्स की बुक हम पढ़ेंगे तो उसमें आधे से ज्यादा फॉर्मूला हम देखते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, जो हम यूज करते हैं, वो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक टाइम पे अपनी कैलकुलेशन से खुद इन्वेंट किए थे, जिसको प्रूफ भी किया था उन्होंने। अब हम उनके बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, उनके बचपन से लेके बड़े होने तक क्या क्या उन्होंने अचीव किया, क्या क्या उन्होंने अपनी लाइफ में किया। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 में हुआ था इन द जर्मन सिटी ऑफ उल्म। ठीक है, तो जर्मन सिटी, जर्मनी में जो एक सिटी थी उल्म, उसमें उनका जन्म हुआ 14 मार्च 1879 में। ठीक है, और जब वो पैदा हुए तो उनका जो हेड था ना, वो सिर जो था वो बहुत बड़ा था। तो उनकी माँ ये समझती थी कि इसके दिमाग में जरूर कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, ये पागल निकलेगा, ये फ्रीक निकलेगा और ये लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा, एक सक्सेसफुल इंसान नहीं बन पाएगा। यानी कि उनके हेड के साइज को देख के, क्योंकि वो बहुत बड़ा सा था, लार्ज था, तो उनकी माँ ये समझती थी कि ये लड़का ज्यादा कुछ अचीव नहीं कर पाएगा अपनी लाइफ में और शायद ये ज्यादा सक्सेसफुल नहीं बन पाएगा। ये बचपन में उनकी माँ ने सोचा था और हुआ भी ऐसा ही होता चला गया। जब वो 2.5 साल के हो गए, 2.5 साल का बच्चा एक बोलने लगता है, बट एल्बर्ट आइंस्टाइन बोलते ही नहीं थे। यानी कि काफी टाइम तक वो अपनी लाइफ में बोले ही नहीं, जबकि जो एक नॉर्मल बच्चा होता है वो बोलने लगता है, तो वो बोलते ही नहीं थे। और जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो हर शब्द को 2-2 बार बोल के रिपीट किया करते थे, हर बात को 2-2 बार बोलते थे। तो ये जो प्रॉब्लम थी ये काफी बड़ी हो चुकी थी। ठीक है, ये काफी टाइम बाद हुआ उनकी लाइफ में कि उन्होंने सही से बोलना शुरू किया। और ये जो उनकी प्रॉब्लम थी, इसकी वजह से इनके पेरेंट्स को बहुत बहुत टेंशन फेस नहीं करनी पड़ी काफी टाइम तक, क्योंकि उन्हें ये लगता था कि कभी ये बोल पाएगा भी नहीं बोल पाएगा।
वो तो यही सोचते थे कि शायद कभी बोल ही ना पाए, वो बहुत कंफ्यूज हो गए थे इस चीज को लेके। लेकिन पहले तो वो बोलते नहीं थे, फिर हर चीज को 2-2 बार बोलते थे, और फिर फाइनली लाइफ में आगे जाके उन्होंने ढंग से बोलना शुरू किया। काफी एज होने के बाद उन्होंने ढंग से बोलना शुरू किया। और बचपन से उनकी एक आदत थी कि उन्हें हमेशा मैकेनिकल टॉयज में बहुत इंटरेस्ट रहता था, यानी कि जिसमें कुछ ना कुछ एनर्जी, लाइट, कुछ इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व हो। ऐसे टॉयज में हम देखते हैं ना, जैसे कि कहीं हम पीछे घुमाए तो आगे की तरफ भागते हैं, ऐसे ऐसे टॉयज होते हैं, कार्स होती हैं, बाइक्स होती हैं छोटी छोटी, जो कि मूव करती हैं, बहुत अमेजिंग सी लगती हैं वो सब। तो हम क्या देखते हैं कि वो शुरुआत से अपनी लाइफ में बहुत पहले से ही इन सब चीजों में बहुत इंटरेस्टेड थे। उन्हें बहुत मजा आता था मैकेनिकल टॉयज देखने में, उनके साथ खेलने में, उन्हें समझने में। और इवन उनकी जो सिस्टर थी माजा, जब उसका जन्म हुआ तो उन्हें एक वो भी टॉय लगी, और वो कहने लगे कि इसके व्हील्स कहाँ हैं। मतलब उन्हें वो भी एक मैकेनिकल थिंग लगने लगी। इतना ज्यादा वो इन्वॉल्व थे मैकेनिकल टॉयज के साथ, इतना ज्यादा खो चुके थे मैकेनिकल टॉयज के वर्ल्ड में, यानी कि बचपन से ही फिजिक्स में उनका बड़ा इंटरेस्ट था। ये हमें पता चलता है इससे। और एक इंसिडेंट शेयर किया है बॉक्स में, ओटो न्यूगेबर्ग जो एक फ्रेंड थे उनके, और वो भी बहुत अमेजिंग मैथमेटिशियन थे। तो वो आइंस्टाइन के बारे में एक बड़े ये अमेजिंग फैक्ट बताते हैं, क्योंकि आइंस्टाइन के बारे में हमने पढ़ा कि वो काफी टाइम तक बोलते नहीं थे। तो जब वो बोलते ही नहीं थे, बिल्कुल नहीं बोलते, तो उनका पेरेंट्स को बड़ी टेंशन होती थी। तो एक बार वो डिनर टेबल पे बैठे हुए, सबके सब डिनर कर रहे थे, अपनी फैमिली के साथ बैठे हुए थे। इससे पहले आइंस्टाइन कभी नहीं बोले थे, किसी ने उनकी आवाज नहीं सुनी थी। अचानक आइंस्टाइन क्या बोल उठते हैं कि द सूप इज टू हॉट। अब कोई इंसान जो आज तक ना बोला हो, हमने कभी बोलते हुए नहीं सुना, वो अचानक से डिनर करते करते सूप के बारे में बोल दे दैट द सूप इज टू हॉट। तो हम एकदम, अभी ये क्या हुआ, अमेज से हो जाएंगे ना, ये बोलता नहीं था इंसान बोलने लगा। ऐसे उनके पेरेंट्स हो गए कि ये क्या हुआ, अचानक से ये कैसे बोलने लगा, और पूछने लगे कि जब तुम्हें बोलना आता है, जब तुम बोल सकते हो, तो तुमने इससे पहले क्यों नहीं बोला। तो उन्होंने बड़ा ही अमेजिंग सा, इंटरेस्टिंग सा आंसर दिया कि इससे पहले क्योंकि हर चीज ऑर्डर में थी और मुझे नहीं लगा बोलना चाहिए, इसलिए मैं नहीं बोला। और यहां पे क्योंकि सूप ज्यादा हॉट था तो मैंने इसलिए बोला कि दैट द सूप इज टू हॉट। यानी कि ये भी एक अमेजिंग सी बात है उनकी लाइफ से रिलेटेड, कि वो शुरू से ही काफी टैलेंटेड से थे, यानी कि बोलना, कम बोलने की आदत थी, काफी टाइम तक बोले ही नहीं, कुछ डिफरेंट था उनके बारे में, शुरू से ही हमें पता चलता है। फिर जिस स्कूल में वो पहले पढ़ने गए, तो वहां पे जो वहां का प्रिंसिपल था, हेडमास्टर था, वहां के हेडमास्टर ने आइंस्टाइन के फादर से क्या कहा कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आइंस्टाइन कौन सी फील्ड में जाए, आगे जाके किस चीज के बारे में पढ़ाई करे, क्योंकि वो किसी भी चीज के बारे में पढ़ ले वो कभी सक्सेसफुल नहीं बन सकता लाइफ में, वो एकदम ठप है, वो एकदम डफर है। ये वहां के हेडमास्टर ने कहा कि आपका लड़का कुछ नहीं कर सकता और इस ज्यादा उम्मीद मत रखना इससे, ये बहुत ठप है, डफर है, कुछ नहीं करेगा ये लाइफ में। ये हेडमास्टर ने कहा था आइंस्टाइन के फादर से, जब उन्होंने स्कूल जाना शुरू ही किया था। और आइंस्टाइन की माँ ने उन्हें 6 साल के जब वो थे एक वायलिन दिलाया था, क्योंकि उनकी माँ चाहती थी कि आइंस्टाइन एक वायलिनिस्ट बने जो कि बहुत अमेजिंग वायलिन बजाए। और आइंस्टाइन ने 6 साल की उम्र में जब उन्हें वायलिन मिला तो उन्होंने उसको बजाना सीखा एंड वो एक बहुत अच्छे वायलिनिस्ट बने। इवन ये प्रोफेशन उन्होंने अपनी पूरी लाइफ तक कंटिन्यू रखा, यानी कि मैथ्स और फिजिक्स की इन्वेंशंस तो थी, इवन वो वायलिन भी बहुत अच्छा बजाते थे और इसलिए भी उन्हें जाना जाता था। ये हमें पता चलता है यहाँ पे। फिर जो आइंस्टाइन थे, जब पढ़ने की बात आई तो वो म्यूनिक में पढ़ने गए, वहां के हाई स्कूल में उन्होंने एडमिशन लिया। म्यूनिक वही जगह थी जब वो 15 महीने के थे तो उनके पेरेंट्स शिफ्ट हो गए थे वहां पे। एंड हाई स्कूल की जो स्टडी थी, जो एक स्कूल के रूल्स थे, जो एक स्कूल का एटीट्यूड था ना, मतलब जो एक रूल्स और रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, हमें उसके हिसाब से चलना पड़ता है। जैसे 10 तक सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, उसके बाद एक स्ट्रीम चूज करनी पड़ती है, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। ये सब चीजें आइंस्टाइन को पसंद ही नहीं थी बिल्कुल भी। उन्हें स्कूल का स्ट्रक्चर बहुत बुरा लगता था, पसंद नहीं आता था। और इसी वजह से उनकी हमेशा स्कूल में अपने टीचर से या अपने हेडमास्टर से बहस रहती थी, लड़ाई रहती थी। ऐसा नहीं था कि आइंस्टाइन अच्छे मार्क्स नहीं स्कोर करते थे, वो बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करते थे, बहुत जबरदस्त नंबर भी लाते थे, हर सब्जेक्ट में टॉप करते थे, बट उनके अपने टीचर से कभी नहीं बनती थी। क्यों?
क्योंकि उन्हें यह लगता था कि जो चीजें वो किताब में पढ़ के याद कर सकते हैं उन्हें क्यों पढ़ना। जब भी उसके बारे में पूछा जाए किताब देखो और पढ़ लो, जैसे हिस्ट्री हो गई, सोशल स्टडीज हो गई, इसलिए उन्हें यह लगता था कि ये सब चीजें पढ़नी नहीं चाहिए। जबकि उनके टीचर इसी चीज को लेकर गुस्सा करते थे कि पढ़नी चाहिए, उन्हें यह लगता था कि ये चीजें पढ़ी जानी चाहिए। आइंस्टाइन का मानना कुछ और था, इसलिए उनकी टीचर से हमेशा लड़ाई रहती थी, प्रिंसिपल से हमेशा लड़ाई रहती थी। और ये लड़ाई इतनी बढ़ गई कि जब वो 15 साल के हो गए तो उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। अब उन्होंने कहा कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, उन्हें स्कूल बिल्कुल भी पसंद नहीं था। फिर जब उन्होंने म्यूनिक में एडमिशन लिया था ना स्कूल में, तो उनके पेरेंट्स क्योंकि कहीं और रहते थे तो वो उन्हें वहां पे रिलेटिव्स के पास छोड़ गए थे। अब जब आइंस्टाइन ने बताया कि उन्होंने स्कूल छोड़ दिया है और उन्हें अच्छा नहीं लगता, तो उनके पेरेंट्स के साथ उनकी बहुत बहस हुई, क्योंकि पेरेंट्स तो यही समझेंगे ना कि तुम क्या कर रहे हो, अपने फ्यूचर के साथ खेल रहे हो, स्कूल जाना जरूरी है। और वो ये भी समझते हैं कि टीचर्स और प्रिंसिपल हर बार ठीक होता है, तुम गलत कर रहे हो। तो ऐसी बहस, इसी तरीके की लड़ाई इवन आइंस्टाइन के अपने पेरेंट्स के साथ हुई। उनके पेरेंट्स चाहते थे कि वो पढ़ें उसी स्कूल में, बट क्योंकि आइंस्टाइन को स्कूल का सिस्टम ही पसंद नहीं आता था तो उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ स्कूल में नहीं जाऊंगा। फिर बहुत बहस करने के बाद, सब कुछ लड़ने भिड़ने के बाद उन्होंने फाइनली स्विट्जरलैंड में एडमिशन लिया, जहाँ पे जर्मन भी बोली जाती थी। तो उन्होंने वहाँ पे जाके यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया स्विट्जरलैंड में, क्योंकि उन्हें लगा कि अब क्योंकि यहाँ तो वो पढ़ नहीं सकते थे, और जितना म्यूनिक के स्कूल्स, वहाँ का सिस्टम बहुत स्ट्रिक्ट था, जबकि स्विट्जरलैंड में इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं थी, वहाँ काफ़ी लीनियंसी थी। वहाँ पे जो है काफ़ी चीज़ें लीनियंट थी, सिस्टम भी अलग था। इसलिए ये उन्होंने अपने आप डिसाइड किया कि वो अब म्यूनिक में नहीं पढ़ेंगे, वो स्विट्जरलैंड जाके पढ़ेंगे। और फिर वो वहाँ जाके उन्होंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। एंड जब उन्होंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया तो वो शुरू से ही मैथ्स और फिजिक्स में बड़े गिफ्टेड थे, ठीक है, क्योंकि वो मैथ्स और फिजिक्स शुरू से ही काफ़ी पढ़ते, तो उन्हें बहुत इंटरेस्ट था। तो वो हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ते रहते थे, कुछ ना कुछ इन्वेंट करने की कोशिश करते रहते थे, और उन्हें बड़ा मजा आता था। और इसी इंटरेस्ट की वजह से उन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिख में एडमिशन मिला, स्विट्जरलैंड में ही। क्योंकि वो पढ़ना चाहते थे, आगे बढ़ना चाहते थे, तो उन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिख में एडमिशन मिला। और मैथ्स और फिजिक्स ही ऐसी चीज नहीं थी जिसमें उन्हें इंटरेस्ट हो या जिसे वो पढ़ना चाहते हो, उन्हें काफी चीजों, बहुत अलग अलग चीजों में भी इंटरेस्ट था। और अल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे वो हमेशा मूछें रखते थे, उनके बाल अगर हम देखें तो बड़े घुंघराले से थे, बड़े अजीब से थे, जो कि उनके फ्रीकिंग लार्ज हेड को भी एक तरीके से छुपा लेते थे। बट ये उनकी पर्सनालिटी थी, उनका टाइप था, ठीक है। और मैथ्स और फिजिक्स में वो हमेशा बहुत इंटरेस्टेड रहते थे, हमेशा हाईएस्ट पॉइंट पर रहते थे, हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करते थे, और हर चीज मैथ्स और फिजिक्स में पढ़ने के लिए आगे रहते थे। वो बस उन्हें दे दो और वो पढ़ने के लिए तैयार रहते थे। और यही नहीं था कि उन्हें इसमें इंटरेस्ट था, उन्हें एक लड़की जिसका नाम था मिलेवा मैरिक, उसमें भी बड़ा इंटरेस्ट था। और वो उस लड़की से एक बार अपने एलाई के थ्रू मिले थे, और वो जो थे, जो एलाई थे, उनका नाम था फिलिस्टीन्स। और ये जो लोग थे ना, इनसे आइंस्टाइन की हमेशा लड़ाई रहती थी। कॉलेज में बच्चे जो थे, आइंस्टाइन की हमेशा फिलिस्टीन से पता नहीं क्या थी कि उनकी लड़ाई रहती थी। इसलिए ना आइंस्टाइन फिलिस्टीन्स को पसंद करते थे, ना फिलिस्टीन आइंस्टाइन को। बट मिलेवा मैरिक उन्हें बहुत पसंद आई, ठीक है। एंड थोड़े टाइम बाद ऐसा हुआ कि दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया, ठीक है। एंड फिर दोनों के बीच में एक तरीके से लव स्टोरी शुरू हुई। ये दोनों जो है लव लेटर्स भी लिखा करते थे, जो कि आज तक एग्जिस्ट करते हैं। यानी कि जब लव लेटर्स ढूंढे गए उनकी, क्योंकि वो इतने बड़े साइंटिस्ट बने थे, तो उनकी लाइफ के बारे में जब जानने की कोशिश की गई, तो हम लोग क्या देखते हैं कि जो लव लेटर्स जो उन्होंने मिलेवा मैरिक के साथ एक्सचेंज किए थे, वो आज भी हैं, आज भी रखे हुए हैं। एंड ये लोग फिजिक्स और मैथ्स को यूज करके एक ह्यूमरस तरीके से दोनों लव लेटर्स लिखा करते थे। यानी कि दो लोग ऐसे थे, क्योंकि जो मिलेवा मैरिक थी ना, वो भी उतनी टैलेंटेड थी जितने कि एल्बर्ट आइंस्टाइन थे। दोनों के दोनों एकदम टैलेंटेड, मैथ्स और फिजिक्स में दोनों एकदम हाईएस्ट पॉइंट पे रहते थे, हर चीज समझते थे, एंड इवन हर इन्वेंशन करने को तैयार थे। वो बहुत रेडी रहते थे हर चीज नई करने के लिए। तो ये दोनों को जब मिले, तो जो मतलब दो लोग मिले हैं और वो एक फील्ड में बहुत हाईएस्ट पॉइंट पे हैं, तो वो वहां के लैंग्वेज को यूज करके ह्यूमरस तरीके से लव लेटर्स लिखा करते थे, ठीक है। एंड वो आज तक सर्वाइव करते हैं, आज तक एग्जिस्ट करते हैं।
एंड इवन आइंस्टाइन ने यह भी लिखा था कि कितना मजा आएगा जब हम दोनों मिलके अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दुनिया के सामने रखेंगे, तो दुनिया हम दोनों को जानेगी, हम फेमस हो जाएंगे। आइंस्टाइन इस चीज को सोच के बड़े खुश होते थे, उन्हें मजा आता था कि ठीक है दुनिया हमें जानेगी एक रीजन की वजह से कि हमने कुछ इन्वेंशन की है, कुछ डिस्कवरी की है। और आइंस्टाइन को बड़ा मजा आता था जब वो इस चीज के बारे में याद करते थे। फिर 1900 में वो ग्रेजुएट तो हो गए, यानी कि उनका 1879 में बर्थ हुआ, तो 21 ईयर्स की एज में वो ग्रेजुएट हो गए। बट उस टाइम पे उनके पास कोई नौकरी नहीं थी करने के लिए, तो उन्होंने क्या किया, असिस्टेंट प्रोफेसर कहीं लग गए, जैसे गेस्ट लेक्चरर होता है वैसे लग गए। फिर ट्यूशन्स देने लगे, अगर कोई मिला किसी को ट्यूशन पढ़ना है तो वो वहाँ पे ट्यूशन पढ़ा दिया करते थे। और इस तरीके से वो थोड़ी थोड़ी अपनी अर्निंग करते रहे ताकि उन्हें किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना होना पड़े। ठीक है, तो सर्वाइव करने के लिए जो पैसा चाहिए था वो ऐसे किसी को पढ़ा दिया, किसी यूनिवर्सिटी में लेक्चर दे दिया, ऐसे कर करके वो कमाते रहे। फिर फाइनली 1902 में उन्हें जॉब मिली एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन पेटेंट ऑफिस। तो पेटेंट ऑफिस क्या होता है कि यानी कि आपने अगर कोई नई डिस्कवरी की है, नई इन्वेंशन की है जो अभी तक एग्जिस्ट नहीं करती, तो आप उसे अपने नाम पर रजिस्टर्ड करा सकते हो। उसके लिए हमें अवार्ड भी मिलता है अगर बहुत अच्छी हो, और कह सकते हैं कि ये हमने इन्वेंट की है, इसलिए हमारा राइट है इस पे, हम ही इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस ऐसे पेटेंट ऑफिस में उन्हें टेक्निकल एक्सपर्ट की जॉब मिली। एंड क्योंकि पेटेंट ऑफिस क्या था कि लोग अपनी नई नई इन्वेंशंस लेके आते थे एंड कहते थे कि ये उनके नाम पे कॉपीराइट हो जानी चाहिए ताकि और कोई यूज ना कर सके, खाली वो ही यूज कर सकें। तो जब वो ऐसे ऑफिस में गए, एंड इवन आइंस्टाइन हमें पता है मैथ्स और फिजिक्स में बड़े इंटरेस्टेड थे, तो वो जब ऐसे ऑफिस में गए तो वो भी उन्हें अपनी जॉब बहुत पसंद आने लगी, क्योंकि वो भी बहुत सारी इन्वेंशंस करते थे, वो भी बहुत सारी नई नई चीजें दुनिया के सामने लाते थे। ठीक है, तो उन्हें बड़ा मजा आता था और उन्हें यह लगता था कि ये जो उनकी जॉब है ये बल्कि उनके फ्यूचर के लिए बहुत यूजफुल होगी, एक तरीके से उनके लिए एक स्टोन बनाएगी, एक आगे सक्सेसफुल पाथ बनाएगी उनके लिए, ताकि वो फ्यूचर में एक सक्सेसफुल साइंटिस्ट बने, जो कि उनकी ड्रीम थी। तो ये जॉब अपनी उनको बहुत पसंद थी। 1905 में आइंस्टाइन ने एक पेपर लिखा, यानी तो थीसिस लिखे, जो कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे थे। एंड ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बहुत फेमस हुई। इसने हमें काफी हेल्प की कि हम स्पेस के बारे में, यूनिवर्स के बारे में, कॉस्मोस जो पूरा स्काई है, जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं, उनके बारे में बहुत इंफॉर्मेशन हमें मिली, डिफरेंट गैलेक्सीज के बारे में हम पढ़ पाए। तो ये हमें पता चलता है कि कितने टैलेंटेड थे वो। इतनी जल्दी अंडरग्रेड होने के बाद जब उन्होंने ग्रेजुएशन कर ली तो उन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी निकाली, जो कि आज भी, आज की डेट तक साइंटिस्ट्स के लिए बहुत हेल्पफुल यूज होती है, बहुत ही जबरदस्त रहती है। उनको बड़ा मजा आता है जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ने में, कि जब उन्होंने इन्वेंट की तो आज तक कितनी हेल्प करती है लोगों की। और इसलिए आइंस्टाइन इन्वेंशन करना चाहते थे कि फ्यूचर जनरेशन उनको याद रखे उनकी इस एबिलिटी की वजह से, उनकी इन्वेंशन की वजह से। और वो होता भी है, क्योंकि हमें काफी स्पेस के बारे में उनकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की वजह से पता लगा। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या थी? उन्होंने कहा कि जो टाइम और डिस्टेंस हैं वो एब्सोल्यूट नहीं होते। यानी कि एग्जांपल देने के लिए कि अगर दो घड़ियां हैं एंड हमें उन्हें सेम टाइम पे सेट करके चला दें, तो एक जर्नी कंप्लीट करने के बाद, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो सेम टाइम शो नहीं करेंगी, क्योंकि उनकी एक रिलेटिवली फास्टर मूव कर रही होगी दूसरे से। इसलिए अगर हम ये एक्सपेक्ट करें कि उनको सेम जगह लगाने के बाद वो सेम टाइम शो करेंगी, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर उनकी स्पीड डिफरेंट है तो वो डिफरेंट टाइम शो करने लगेंगी। ये उन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में बताया था। ये उनका फॉर्मूला था E=mc², जो उन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के थ्रू दिया था कि ये जो E=mc² है, ये फॉर्मूला उन्होंने दिया था, जिसमें जो E है वो एनर्जी के लिए एग्जिस्ट करता है और M मास के लिए, और C जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है। तो E एनर्जी, M मास और C स्पीड ऑफ लाइट, ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी जो कि E=mc² था। और इसका स्टेटमेंट क्या था कि जो टाइम और डिस्टेंस है वो एब्सोल्यूट नहीं है। इवन हम फिजिक्स में भी देखेंगे, जब हम पढ़ेंगे फिजिक्स की ये थ्योरी
कितनी इंपॉर्टेंट प्रूफ होती है, और मतलब कितना ज़्यादा हर चीज़ में इन्वॉल्व होती है थ्योरी, हमें कितना कुछ पता चलता है इस थ्योरी की वजह से, ये हम देखेंगे। आइंस्टाइन ने इसका एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया था समझने के लिए कि टाइम और डिस्टेंस एब्सोल्यूट नहीं होते। उनकी एक कोटेशन है कि अगर आप एक लड़की के साथ वो जो बहुत ब्यूटीफुल हो 2 घंटे स्पेंड करो तो 2 घंटे भी ऐसे लगेंगे कि 2 मिनट में निकल गए, और अगर आप 2 मिनट एक जो तवा होता है ना गरम तवे के ऊपर या किसी बहुत हॉट बॉडी के ऊपर बैठ जाओ और 2 मिनट भी आपको ऐसे लगेंगे कि 2 घंटे हो। उन्होंने कहा था कि ये रिलेटिविटी होती है। उन्होंने एक तरीके से कोटेशन दी थी, एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है। तो हम देख सकते हैं कि 25 साल की उम्र तक ही एल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत कुछ अचीव कर चुके थे, और जो उनके पेरेंट्स का बचपन में मानना था, जब उनकी मदर ने सोचा था कि ये ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होगा, लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाएगा, उन्होंने वो भी गलत प्रूफ किया। और उनके जो हेड मास्टर ने कहा था कि ये जो भी करेगा और जो है ये सक्सेसफुल नहीं होगा, भले ये कोई भी स्ट्रीम पकड़ ले, ये बहुत बेवकूफ़ है, उन्होंने उसको भी गलत प्रूफ किया। वो बहुत सक्सेसफुल एक साइंटिस्ट बने। भले ही वो साइंटिस्ट सक्सेसफुल बने एंड अपनी बहुत सारी इन्वेंशंस करते रहे, बट अपनी पर्सनल लाइफ में वो कभी ज़्यादा इतना आगे नहीं बढ़ पाए, क्योंकि जिस लड़की से वो प्यार करते थे, वे मिलेवा मैरिक, उससे उनकी शादी नहीं हो पाई। पहला रीज़न शादी ना होने का ये था कि जो लड़की थी मिलेवा मैरिक थी, वो आइंस्टाइन से 3 साल बड़ी थी। तो मिलेवा मैरिक की मदर को ये लगता था कि मिलेवा मैरिक बहुत ओल्ड है आइंस्टाइन के लिए एंड इन दोनों की जोड़ी अच्छी नहीं लगेगी, तो इसलिए उन्होंने शादी से मना कर दिया कि मैं मिलेवा मैरिक की शादी आइंस्टाइन से नहीं कराऊंगी। ये पहला रीज़न था। दूसरा रीज़न उनकी मदर क्या कहती थी कि क्योंकि तुम भी इतनी टैलेंटेड हो, आइंस्टाइन के दिमाग के बारे में कितने टैलेंटेड हैं उसके बारे में जानती थी, एंड मिलेवा भी क्योंकि बहुत टैलेंटेड थी, तो वो कहती थी कि तुम दोनों के ही दोनों एक तरीके से टैलेंट की बुक हो, खान हो, तो इसलिए तुम दोनों का साथ होना ठीक नहीं है। ये उनकी मदर का मानना था, एंड इसी रीज़न की वजह से उनकी मदर ने शादी से मना कर दिया। जब इतनी प्रॉब्लम्स आई, एल्बर्ट आइंस्टाइन चाहते थे शादी करना, उन्होंने कोशिश भी की, बट क्योंकि मिलेवा मैरिक की मदर कंटिन्यूअसली रेजिस्ट करती रही कि नहीं होगी शादी, नहीं होगी, तो उन्होंने फाइनली गिव अप कर दिया और उन्होंने कहा ठीक है, वो मिलेवा मैरिक से शादी नहीं करेंगे। उन्होंने ये आइडिया ड्रॉप कर दिया। बट किस्मत ने उनका साथ दिया और 1903 में उनकी शादी हुई मिलेवा के साथ फाइनली, यानी कि जिस लड़की से वो प्यार करते थे उनकी शादी भी उसी के साथ हो गई। उसके बाद उन्हें उन दोनों के 2 लड़के हुए। लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आने लगी कि क्योंकि आइंस्टाइन तो ज़्यादातर टाइम बाहर रहते थे एंड वो अपनी साइंटिफिक डिस्कवरीज में लगे रहते थे, बट ऑन द अदर हैंड बच्चों को संभालने के लिए मिलेवा मैरिक को क्योंकि घर में रहना पड़ता था, तो वो बहुत फ्रस्ट्रेट होने लगी थी, क्योंकि अंदर टैलेंट बहुत था मिलेवा मैरिक के अंदर। वो भी बहुत कुछ इन्वेंट करना चाहती थी, वो भी बहुत कुछ पढ़ना चाहती थी, लिखना चाहती थी, लेकिन क्योंकि उन्हें घर पे रहना पड़ रहा था सिर्फ उन बच्चों की वजह से, और वो आगे नहीं बढ़ पा रही थी। उनके अंदर भी बहुत पैशन था, तो इन दोनों के बीच में बहुत लड़ाई होनी शुरू हो गई, और लड़ाई इतने एक्सटेंट तक बढ़ गई कि 1903 में शादी हुई इनकी, और 1919 में इन दोनों का डाइवोर्स हो गया। यानी कि भले ही मिलेवा मैरिक और आइंस्टाइन दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, बट शादी होने के बाद चीज़ें ठीक नहीं हुई और इनका डाइवोर्स हुआ 1919 में, ऑल्दो इनके 2 लड़के थे। फिर इसी साल में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी कज़न एल्सा से मैरिज कर ली, एंड देन उसके बाद इनकी एल्सा के साथ उन्होंने लाइफ अपनी हैप्पीली स्पेंड की, क्योंकि मिलेवा से डाइवोर्स के बाद वो काफ़ी परेशान भी थे। फिर फाइनली जो 1905 में हम पढ़ते कि उन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में लिखा, उन्होंने इस पेपर को पब्लिश किया 1915 में, ठीक है। और जब ये पेपर पब्लिश हुआ तो इनको बहुत ज़्यादा एक तरीके से अप्रिसिएशन मिला, चारों तरफ से इनको बहुत सारे अवार्ड्स मिलने लगे, मीडिया ने इस चीज़ को बहुत कवर किया, और देखते ही देखते एक इंटरनेशनल फिगर बन गए। लोग जानने लगे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन कौन है, लोग जो एक तरीके से समझने लगे, एल्बर्ट आइंस्टाइन को लोग पहचानने लगे कि ये कितना बड़ा साइंटिस्ट है। और जो इनकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी 1915 में उन्होंने पब्लिश की, 1919 में
इक्लिप्स ऑफ सन ने प्रूव कर दी, यानी कि जो सूर्य ग्रहण होता है उसने इनकी थ्योरी को प्रूव कर दिया 1919 में। तो जो 1915 में थ्योरी दी थी 1919 में वो प्रूफ हो गई, और इसके बाद इनको इतना ज्यादा इंटरनेशनल अप्रिसिएशन मिला, इनको बहुत सारी कंट्रीज ने बहुत सारे अवार्ड दिए, यानी कि मैथ्स और फिजिक्स के फील्ड में ये हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंच चुके थे। काफी लोग इनको जानने लगे थे और बहुत लोग इनको अप्रिशिएट करने लगे थे। ठीक है, तो ये हमें पता चलता है कि ये कहां से एक तरीके से इंटरनेशनल फिगर बनना शुरू हुए। फिर हम क्या देखते हैं कि इन्होंने एडवांस में कैलकुलेट कर दिया था, कैलकुलेटेड इन एडवांस द एक्सटेंट टू विच द लाइट फ्रॉम स्टार्स वुड बी डिफ्लेक्टेड। ठीक है, यानी कि इन्होंने एडवांस में कैलकुलेट कर दिया कि कितनी लाइट स्टार से डिफ्लेक्ट होगी, और जब इन्होंने ये प्रूफ कर दिया तो एक तरीके से ये एक साइंटिफिक रेवोल्यूशन प्रूफ हुआ, और ये फिजिक्स एक तरीके से बहुत फेमस बन गए। यानी कि काफी सारी थ्योरीज इन्होंने ऐसे टाइम पे कि लोग इन्हें हद से ज्यादा पहचानने लगे, और फिर इसके बाद ये नहीं रुके, इन्होंने बहुत सारी इन्वेंशंस की। ये बहुत फेमस एक साइंटिस्ट, एक फिजिसिस्ट, एक मैथमेटिशियन बन चुके थे। इनको इस इन्वेंशन की वजह से जो इन्होंने पूरा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, और ये जो लाइट डिफ्लेक्ट होती थी स्टार से, इसकी वजह से नोबेल प्राइज मिला इन्हें 1921 में। यानी कि नोबेल प्राइज, हाईएस्ट प्राइज जो भी किसी इंसान को मिल सकता है, उन्हें फिजिक्स के फील्ड में वो प्राइज मिला। कौन से ईयर में? 1921 में नोबेल प्राइज इनको मिला। फिर हम लोग क्या देखते हैं कि 1933 में नाजीज पावर में आ गए जर्मनी में। उसकी वजह से आइंस्टाइन वहां नहीं रह सकते थे, तो वो एमिग्रेट करके यूनाइटेड स्टेट्स चले गए। ठीक है, फिर अचानक से काफी लोगों ने इमिग्रेशन करके वो यूनाइटेड स्टेट्स में सेटल हो गए थे। अचानक से एक दिन खबर क्या आती है कि न्यूक्लियर फिजन बर्लिन में हुआ, और ये जो था ये बड़ा एटॉमिक बॉम्ब की जो इन्वेंशन थी, जो डिस्कवरी थी, वो बड़ी खतरनाक थी, क्योंकि एटॉमिक बॉम्ब एक ऐसा बॉम्ब है जो कंटिन्यूअस डिस्ट्रक्शन कॉज करता रहता है, और इवन ऐसा ही नहीं कि उसी टाइम तक करता है, वो आने वाली फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी एक बहुत बड़ा थ्रेट था। इसी वजह से जब न्यूक्लियर फिजन हुआ बर्लिन में, तो पूरा का पूरा देश हिल गया था। काफी लोग फासिज्म से फ्लेड करने लगे। ठीक है, एंड हर किसी को यह खतरा लगने लगा कि कहीं नाजीज भी एटॉमिक बॉम्ब ना बना लें, क्योंकि अगर वो बना लेते तो पूरे वर्ल्ड के लिए एक बहुत बड़ा खतरा ये हो सकता था। तो आइंस्टाइन इससे बहुत दुखी थे, वो बहुत ज्यादा चिंतित हो चुके थे कि अब कैसे इसको बचाया जाए, कैसे वर्ल्ड को बचाया जाए, क्योंकि वॉर का युद्ध चल रहा था, काफी कंट्रीज लड़ रही थी। तो ऐसे टाइम में एटॉमिक बॉम्ब की इन्वेंशन बहुत प्रॉब्लमैटिक थी। फिर इससे लड़ने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए 2 अगस्त 1939 को अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अमेरिका के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को एक लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने बताया कि एटॉमिक बॉम्ब कितना खतरनाक है। उन्होंने कहा कि ये बॉम्ब अगर किसी पोर्ट के ऊपर छोड़ा जाए, यानी कि किसी जगह पे छोड़ा जाए, तो इतना ही नहीं कि ये वहीं पर इफेक्ट कॉज करता है, बल्कि ये अगले 10 पोर्ट को भी अफेक्ट करेगा। यानी कि एक जगह पे छोड़ा गया है तो आसपास की जो 10 और जगह उसको भी अफेक्ट करेगा, और उनके आसपास के एरिया को भी अफेक्ट करेगा। यानी कि ये पूरी की पूरी कंट्री को अफेक्ट करता है और बहुत खराब कर देता है। ये एक तरीके से फ्यूचर जनरेशंस भी सड़ जाती हैं, इतना बुरा इसका अफेक्ट होता है, ये इतना खतरनाक बॉम्ब होता है। तो वो चाहते थे, किस इंटेंशन से उन्होंने ये लेटर लिखा था, क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टाइन चाहते थे कि न्यूक्लियर एटॉमिक बॉम्ब के यूज के ऊपर रोक लगे, कोई उसको यूज ना करे। वो चाहते थे कि वॉर के जो वेपन है वो बनने कम हो, इसलिए उन्होंने फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को लेटर लिखा और उन्होंने बताया कितना खतरनाक बॉम्ब है। जब फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने उनका लेटर पढ़ा तो वह एटॉमिक बॉम्ब के बारे में समझ गए कि वो कितना खतरनाक है, और फिर अमेरिका ने सीक्रेटली एटॉमिक बॉम्ब बनाना शुरू किया। एंड देन 1945 में उन्होंने हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर ये एटॉमिक बॉम्ब को छोड़ दिया। यानी कि जिस इंटेंशन के साथ अल्बर्ट आइंस्टाइन ने वो लेटर लिखा था कि इसका यूज ना हो, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने उसका बिल्कुल ऑपोजिट लेके उस लेटर को एक एटॉमिक बॉम्ब ही बना डाला। एंड क्योंकि उन्हें पता था ये बहुत खतरनाक है, तो जब वो वॉर में थे जापान के साथ, तो उन्होंने हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर ये बॉम्ब छोड़ दिया।
जिसका इफेक्ट हम आज तक देखते हैं, क्योंकि आज भी अगर हम देखें जो छोटे बच्चे वहां पैदा होते हैं उनकी बॉडीज में कई सारी डिफॉर्मिटीज होती हैं, वो सिर्फ इस एटॉमिक बॉम्ब की वजह से ही है, जो हमें पता चलता है। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन सही थे, उन्हें पता था कितना खतरनाक है, और इसलिए वो चाहते थे कि इसके ऊपर रोक लगे। वो नहीं चाहते थे कि वॉर वेपन्स ऐसे ऐसे बने, क्योंकि ये बहुत खतरा हो सकता था, ये पूरे देश के लिए ये बहुत बड़ा खतरा था। फिर ये जब 1945 में बॉम्ब गिरा गया तो वो बिल्कुल हिल गए इससे। जितना डिस्ट्रक्शन कॉज हुआ उसे देख के पूरी दुनिया हिल चुकी थी, हर कोई परेशान हो चुका था, सब बहुत बहुत ज्यादा डर से गए थे एक बार को इसके इफेक्ट को देख के, इसके रिजल्ट को देख के हर कोई हिल चुका था। एंड इसके बाद ये जो अमेरिका ने किया था कि उन्होंने एटॉमिक बॉम्ब छोड़ा था, इसके बाद एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक और लेटर लिखा फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को, जिसमें उन्होंने कहा कि बहुत सारी कंट्रीज को साथ आके एक यूनियन बनानी चाहिए और उस यूनियन को डिसाइड करना चाहिए कि एटॉमिक बॉम्ब के बनने के ऊपर रोक लगे। एक कंट्री के पास कितनी न्यूक्लियर वेपन हो उसके ऊपर भी एक लिमिटेशन लगाई जाए, एक रोक लगे। और वो नहीं चाहते थे कि ऐसे खतरनाक वॉर के वेपन बने, इन सब चीजों के ऊपर भी रोक लगे, क्योंकि ये मैनकाइंड के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज करता है। लेकिन जितने स्ट्रिक्टली, जैसे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने इनका पिछला लेटर पढ़ा था, इसके ऊपर उन्होंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और उन्होंने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया, कुछ भी रिजल्ट नहीं हुआ उसका। एंड जब उन्होंने देखा कि फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट उनके लेटर को कोई आंसर नहीं दे रहे हैं और जो वो चाहते थे वो नहीं हो रहा है, इस इंसिडेंट के बाद वो एक्टिव पॉलिटिक्स में घुस गए। उन्होंने सोच लिया कि कुछ भी करके उन्हें ये जो वॉर वेपन्स हैं इसकी इन्वेंशंस के ऊपर रोक लगानी है। वो नहीं चाहते थे कि कंट्रीज लड़ें। वो साइंटिफिक इन्वेंशंस क्यों कर रहे थे? क्योंकि वो ये चाहते थे कि हम आउटर वर्ल्ड, जैसे कि आउटर स्पेस के बारे में जाने, नई नई चीजें सीखें, स्पेस की यूनिवर्स को और समझें। बट फिजिक्स के काफी इन्वेंशन ने बहुत सारी वॉर के वेपन्स को भी बनाया, तो वो इसके ऊपर रोक लगाना चाहते थे, इसलिए वो एक्टिव पॉलिटिक्स में उतरे। एंड फाइनली वो 1955 में एट द एज ऑफ 76 मर गए। जब वो मरे तो पूरा वर्ल्ड जो था वो बहुत शोक मना रहा था कि एल्बर्ट आइंस्टाइन की डेथ हो गई है। एंड आइंस्टाइन और जीनियस उस दिन से सिनोनिम्स बन गए। पूरा देश उनकी इन्वेंशंस के लिए, उनकी साइंटिफिक डिस्कवरीज के लिए जानने लगा, जो उन्होंने इन्वेंट किया था। एंड वो एक इंटरनेशनल फिगर उसी दिन से बन गए, बहुत ही फेमस साइंटिस्ट बन गए। इसलिए हम कहते हैं कि आइंस्टाइन और जीनियस एक तरीके से सिनोनिम है। इवन हम भी देखते हैं, कोई ज़्यादा टैलेंटेड बंदा हमें कोई दिख जाए तो हम कहते हैं अबे तू आइंस्टाइन है क्या, यानी कि वो एक सिनोनिम बन चुका है जीनियस के लिए, वो बहुत टैलेंटेड थे। तो ये हमने देखा कि कैसे एक लड़का जो कि 2.5 साल तक बोल भी नहीं सकता था, जिसकी माँ वो बचपन में ये सोचती थी कि ये शायद पागल निकलेगा क्योंकि इसका सिर बहुत बड़ा है, एंड जिसके स्कूल के प्रिंसिपल ने, हेड मास्टर ने ये कहा था कि भले ये किसी भी फील्ड में चला जाए ये सक्सेसफुल नहीं होगा, कैसे वो ही लड़का कितना फेमस साइंटिस्ट बना। एंड आज तक लोग उसको कितना ज़्यादा जानते हैं, इनकी डिस्कवरीज को, इनकी इन्वेंशंस को, जो उन्होंने फॉर्मूलाज दिए उनको कितना आज भी पढ़ा जाता है, ये हम देख सकते हैं। और ये सिर्फ इनके हार्डवर्क और डिटर्मिनेशन की वजह से था, क्योंकि ये शायद कुछ करना चाहते थे लाइफ में, इसलिए इन्होंने किया और उसको अचीव भी किया। इवन ये स्कूल सिस्टम भी इन्हें पसंद नहीं था, और हमें ऐसा कोई बच्चा दिखे जो कहे यार स्कूल सिस्टम बेकार है तो हम सोचेंगे पढ़ना नहीं चाहता है, बट वो जो बात कहते थे वो बिल्कुल सही कहते थे। एंड शायद जो उनके आइडियाज थे स्कूल सिस्टम को लेके, उनको इम्प्लीमेंट किया जाए तो स्कूल जो है वो ज़्यादा अच्छे, ज़्यादा इंटरैक्टिव बन सकते हैं एंड ज़्यादा हेल्पफुल बन सकते हैं बच्चों के लिए, इवन उनके फ्यूचर को भी डिसाइड करने के लिए। तो ये था आपका चैप्टर अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, जिसमें हमें एल्बर्ट आइंस्टाइन की लाइफ से इंट्रोड्यूस कराया गया।